अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और प्रोग्राम है सेहत सबके लिए। इस साल आपने देखा किस तरह कतर के वर्ल्ड कप फीफा में जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो एक ऐसे बच्चे ने की जिसके पैर नहीं थे। ये इंक्लूजन से, इसका जो एग्जाम्पल है इंक्लूजन का, मेरा ख्याल है कोई भी और कंट्री ने आज तक इस तरह से डिस्प्ले नहीं किया। मैंने ये बात इसलिए की है क्योंकि आज 3 दिसंबर है और 3 दिसंबर को मनाया जाता है आलमी तौर पे इंटरनेशनल डे ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन। डिसेबल कहना तो शायद सही नहीं है, डिफरेंटली एबल्ड हम ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि वो लोग वो चीज़ें नहीं कर सकते जो हम कर सकते हैं, पर ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम नहीं कर सकते जो वो हमसे बहुत बेहतर कर सकते हैं। आज का दिन इंक्लूजन के बारे में है कि हम किस तरह हर चीज़ को भूल के, रेस को, रिलीजन को, जेंडर को, बहुत सारे और डिफरेंसेस के साथ इन सारी डिसेबिलिटीज़ को भी अपनाते हैं, इंक्लूड करते हैं, अपनी एक्सेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स देम बढ़ाते हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, काम देते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं और साथ अपने लेकर चलते हैं। डिसेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ चलने फिरने या माजूरी तक महदूद नहीं होती, ना देख पाना, ना सुन पाना, और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी बहुत सारी डिसेबिलिटी में शामिल होती है। और हमारा एम और एम्बिशन यही होना चाहिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि हम जितना ज़्यादा डिसेबल्ड लोगों को, जिन्हें हम डिसेबल कहते हैं, अपने तरह एनेबल करें, क्योंकि अगर हम उन्हें एनेबल नहीं करेंगे तो एक्चुअल डिसेबल्ड हम ही कहलाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी इससे थोड़ा सा रिलेटेड मैं कर सकती हूँ इस तरह से, क्योंकि हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर शम्सा रिजवान है जो कि हेड ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी हैं PAF हॉस्पिटल में। और आज हम उनसे ये भी बात करेंगे कि क्योंकि डिसेबल लोग जो व्हील चेयर रिटन होते हैं या किसी तरह से हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं या विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, उनके लिए भी प्रेगनेंसी जो है, दे वांट टू हैव अ चाइल्ड, तो उनके लिए हम प्रेगनेंसी कैसे ईजी बना सकते हैं, प्री नेटल केयर किसे कहते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान किन चीज़ों का ख्याल रखना है, डिलीवरी कैसे व्हाट ऑप्शंस डू दे हैव, एंड एवरीथिंग टू डू विद प्रेगनेंसी, विद चाइल्ड केयर, with prenatal health, postpartum, we will discuss with her today. Thank you so much, Dr. Shamsa. Thank you so much for joining us. And आपको बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पे आई और आज हम ये बात करेंगे क्योंकि देखिए उनका भी इक्वल हक है कि वो भी they come towards in motherhood as well. तो आज हम जनरल बात करते हैं for everybody else कि कौन सी चीज़ें होती हैं जो prenatal उसमें आनी चाहिए if you're looking to get pregnant. एक तो जनरली मैं इस बात का भी जवाब दूंगी कि प्रीनेटली कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ेगा। बट आई थिंक यू हैव रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इंक्लूजन का है, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनकी हियरिंग या साइट या वो पैरालाइज्ड हैं, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो व्हील चेयर्स यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमें ना सिर्फ ये कि पूरे फैमिली को सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदर दैन दैट प्रेगनेंसी इटसेल्फ आपको पता है वो फिजियोलॉजिकली भी और अदरवाइज़ भी, साइकोलॉजिकली भी, इमोशनली भी एक टॉल लेती है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि पूरी फैमिली सपोर्ट जनरली भी करे ख़वातीन को जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, और या जब ये कपल सोच रहा होता है तो उस वक्त भी कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। पर ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो डिसेबल्ड हैं उनको अपनी जो प्राइमरी कंडीशन है उसके बारे में बड़ा क्लियर होना चाहिए डॉक्टर के पास जाके कि क्या उनकी बीमारी ऐसी है, कंडीशन ऐसी है कि जिसमें वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, या कुछ अर्सा दवाइयाँ लेके वो अपने आप को इस कंडीशन में लेके आएँ कि जब वो अपनी बेस्ट ऑफ हेल्थ में हो तो उस वक्त उनको प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। तो ये चाहे वो डिसेबल्ड हो या ना हो, आपका क्या ख्याल है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एनीमिक होती हैं लड़कियाँ, दे हैव अ लॉट ऑफ एनीमिया, मतलब खून की कमी होती है, तो वो कौन से टेस्ट हैं या कौन से सप्लीमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आप फॉलिक एसिड कहते हैं, आयरन कहते हैं, तो क्या व्हाट आर द टेस्ट दैट दे शुड फर्स्ट हैव एंड देन मेक श्योर एंड देन टेक दो सप्लीमेंट्स? बहुत सारे सिम्टम्स हैं पहले तो जिनसे उनको पता चल जाता है कि जैसे सांस का चढ़ना, पैल्पिटेशंस होना, वीकनेस फील होना, फटीग होना, इन सारी चीज़ों से कुछ अंदाज़ा हो जाना चाहिए ख़वातीन को कि हमें हो सकता है खून की कमी, और ख़ास तौर पे जब आपकी खुराक अच्छी नहीं होती तो उसके लिए बेस्ट ये होता है कि आप अपने हीमोग्लोबिन लेवल्स कराएं। तो मेनली हीमोग्लोबिन लेवल से हमें पता चल जाता है कि अनीमिया है कि नहीं है। जो ख़वातीन प्रेग्नेंट नहीं हैं उनके कम से कम हीमोग्लोबिन लेवल 12 होनी चाहिए, 12 मिलीग्राम्स। बट इफ़ वीमेन आर प्रेग्नेंट तो उसमें हम थोड़ा सारा उसका, चूँकि हमारा ब्लड थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसमें जो उसका लेवल है जब हम कहते हैं कि खातून अनीमिक है वो 11 है। तो 11 से नीचे किसी की भी अगर हीमोग्लोबिन है तो दैट मीन्स दैट पर्सन इज़ अनीमिक, और फिर उनको आयरन की
टैबलेट्स यूज़ करनी फॉलिक चाहिए। एसिड का क्या रोल है कि बच्चे की डेवलपमेंट में फॉलिक एसिड कैसे हेल्प करता है एंड ऑल ऑफ दैट? आई थिंक प्री कंसेप्शनल पीरियड में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ है, विटामिन है, वो है फॉलिक एसिड, क्योंकि फॉलिक एसिड बच्चे की बनावट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिन लोगों में फॉलिक एसिड की कमी होती है और वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं और इनिशियल 3 मंथ्स में भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उनमें कई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं जो कि हो जाते हैं। और कई दफ़ा आपने सुना होगा कि बच्चे का सर नहीं बना हुआ या उसकी बैक पे बड़ा सा ट्यूमर है। सो ये सारी चीज़ें आर रिलेटेड टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड के नेचुरल सोर्सेज भी बता दें। लोग सप्लीमेंट्स तो लेते हैं, जैसे हम आयरन एंड फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स फॉर 3 मंथ्स, बट व्हाट आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ फॉलिक एसिड? सो हमारी डाइट में अनफॉर्चुनेटली हम अपनी जितनी वेजिटेबल्स हैं उनको बहुत कुक करके इस्तेमाल करते हैं और रॉ वेजिटेबल्स बहुत कम यूज़ करते हैं। फॉलिक एसिड रॉ वेजिटेबल्स में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। तो अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि मैनी अ टाइम सिर्फ डाइट हमारी फॉलिक एसिड की कमी को पूरी नहीं कर सकती। इसीलिए रिकमेंडेशन ये है कि जो भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है वो पहले से फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन लेना ज़रूर शुरू कर दे। तो फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स ज़रूर लें और ये भी चेक कर लें कि कहीं कोई मैलअब्जॉर्प्शन वगैरह तो नहीं है, उसके लिए भी देख लें। और साथ साथ हम एक्सरसाइज के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस करेंगे। और मैं क्योंकि हम डिसेबल लोगों के हवाले से भी बात कर रहे हैं, तो उनको भी बहुत आप ज़रा सा स्ट्रेस करिए कि हमारे यहाँ प्रेगनेंसी में एक तो कॉन्सेप्ट ये है ना कि बिल्कुल हिलना जुलना नहीं है, बेड रेस्ट पे चले जाएं। तो आप थोड़ा सा उनको बताइए कि हाउ गुड इज एक्सरसाइज फॉर प्रेगनेंसी, हाउ एसेंशियल इट इज़ एंड व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस यू कैन अवेल if you can't move, for example, your limbs, or if you can't do it a very vigorous one, what can you do? So pregnancy में हमेशा कहती हूँ, it's not a disease, ये कोई बीमारी तो है नहीं है, so you are as normal as anybody else is, and exercise has a vital role, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज। और उसमें वैसे अगर कोई हेल्दी इंसान है तो उसके लिए वॉक तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा वॉक प्रेग्नेंट ख़वातीन को ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन जब आप बात कर रही हैं ऐसे लोगों की जो डिसेबल हैं, तो हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस हैं। योगा एक बहुत अच्छी ऑप्शन है जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी होती हैं, जिसमें लिम्स की भी एक्सरसाइजेस होती हैं, तो वो बहुत अच्छी ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो चल नहीं सकते हैं। लेकिन अगर वो चल नहीं भी सकते हैं तो भी मसाज एंड देयर आर अदर ऑप्शंस जो उनको थोड़ा सा उनके मसल्स को एक्टिव रखेंगे। तो आप प्रेगनेंसी के दौरान क्या केयर एडवाइस करेंगे? अच्छा, कॉलर भी आ गए हमारे पास। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं समीना बात कर रही हूँ, मैं कराची से बात कर रही हूँ ना। मेरी शादी को 1.5 साल हो चुका है तो मेरा अंबल नहीं रुकता। मेरा ओके ऑलराइट, ठीक है। और आपकी एज क्या है? मेरी उम्र है 30 साल। 30 साल। और कितनी दफ़ा आपका हुआ है मिसकैरेज? नहीं, मतलब एक मरतबा भी नहीं हुआ। पता नहीं हो सकता है, सब टेस्ट वगैरह करवाए हैं, सब क्लियर हैं, लेकिन अंदरूनी मसला कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर मेरा अंबल नहीं रुकता। चलें ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू। ये कह रही है नहीं रुकता, बट ये कह रही है कंसीव नहीं हुआ। सो इट्स नॉट नहीं रुकना, आई थिंक शी डिडंट कंसीव, बट इट्स ओनली 1.5 साल। बट एनीवेज यू कैन टेल हर। हाँ जी। सो अब 1.5 साल अगर ये अपने हस्बैंड के साथ रह रही हैं और इसके बावजूद इनके आपस में कोई मसाइल भी नहीं है और इसके बावजूद भी अगर हमल नहीं हो रहा, तो आई थिंक ये वो टाइम है कि इनको अपने सारे टेस्ट करवाने चाहिए। और उसमें हस्बैंड के टेस्ट पहले ज़रूरी होते हैं, जिसमें सीमेन एनालिसिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और इनका अपना ये देखना कि क्या ये इनका एग बन रहा है कि नहीं बन रहा, उसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं, कुछ हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए भी देख सकते हैं। तो अभी आई थिंक इट इज़ हाई टाइम कि इनके टेस्ट करवाए जाए। फिर कुछ बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि अगर किसी की हिस्ट्री है ट्यूबरक्लोसिस की बचपन में, तो उससे बाज़ दफ़ा ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं, या अगर कोई और इन्फेक्शंस पहले रही हुई हैं तो उनके लिए चेकअप करना भी ज़रूरी है। सो मेरा ये ख्याल है कि, और अक्सर ये होता है कि एक कपल अगर कंसीव नहीं कर पाता तो एक डॉक्टर के पास जाते हैं और उधर से उनको बताते हैं और वो कुछ टेस्ट बताएंगे, वो फिर उसको लेके किसी दूसरे के पास चले जाएंगे, फिर वो शुरू कर देंगे। आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब फर्टिलिटी हम इसको कहते हैं, इनफर्टिलिटी भी नहीं कहते, क्योंकि ये ट्रीट किए जा सकते हैं मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो ये एक जगह पे जहाँ भी दिखा रही हैं वहाँ पे कंसिस्टेंटली दिखाएं, क्योंकि वो ये स्टेप्ड अप अप्रोच होती है हमारी कि हम पहले मालूम करें कि क्या वजह है, फिर उस वजह का कुछ ट्रीटमेंट जहाँ पॉसिबल होता है वहाँ पे वो किया जा सकता है।
तो अगर इनके हस्बैंड का टेस्ट अभी तक नहीं हुआ तो वो ये जरूर आपने कराएं। बहुत अच्छा पॉइंट बताया, क्योंकि हमारे यहाँ ब्लेम करते हैं, औरत को ही बांझ कह देते हैं, बैरन कह देते हैं, और औरत के ही मुस्तकिल तौर पे टेस्ट कराते रहते हैं, या फिर उसको ड्रग्स भी देना शुरू हो जाते हैं ये देखे बगैर कि हस्बैंड का फॉल्ट है कि नहीं। तो ये क्लियर किया डॉक्टर साहिबा ने, उन्होंने बताया कि किस तरह सीमेन एनालिसिस करना जो है आपके हस्बैंड का वो बहुत ज़रूरी है, एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद हिज परफॉर्मेंस, इट इज़ समथिंग कम्प्लीटली टू डू विद अ मेडिकल टेस्ट एंड हिज सीमेन एबिलिटी। तो वो टेस्ट भी करा लीजिए और अपने भी सारे टेस्ट करा के रूल आउट करा लीजिए जो मसले हैं, और अगर नहीं है तो फिर थोड़ा स्ट्रेस फ्री भी हो। हमारे यहाँ ये भी तो बहुत होता है, इतना स्ट्रेस कर देते हैं कि लेकिन मैं इसके एक एग्जांपल दूंगी कि आपने कई दफा देखा होगा कि पीपल हु अडॉप्ट चिल्ड्रन जस्ट बिकॉज उनके बच्चे नहीं है, अडॉप्शन के फौरन बाद दे गेट प्रेग्नेंट। व्हाई इज दैट? ये इसीलिए है कि उनका जो स्ट्रेस लेवल होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो स्ट्रेस और उसके लिए एक्सरसाइज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। जब हम सब फर्टिलिटी की बात करें तो मेरे पास बीइंग डर्मेटोलॉजिस्ट पीसीओडी के बहुत केसेस आते हैं, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, एक्नी हो रही है, बाल गिर रहे हैं, मोटापा है। अब आप थोड़ा सा बताइए प्लीज पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का टू एवरीबडी आउट देयर, व्हाट इज द कॉज, how do you go about it, and what do you do? So polycystic ovarian syndrome or disease is very common. 20% girls might have it, and उसका काफ़ी ज़्यादा लिंक हमारे लाइफस्टाइल के साथ भी है, क्योंकि जंक फूड और एक्सरसाइज का ना होना ये सारी चीज़ें भी उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। लेकिन बेसिकली उसमें एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जो हमारी ओवरीज होती हैं उसके अंदर छोटी छोटी स्मॉल सिस्ट्स बन जाती हैं। लेकिन मेन इशू ये होता है कि जो हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से आपके पीरियड्स डिले हो सकते हैं। जैसे हर मंथ की बजाय हर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद पीरियड्स आना शुरू हो जाएंगे। सेकेंडली वेट गेन शुरू हो जाता है, जिस्म पे बाल आना शुरू हो जाते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, एक्नी हो जाती है और एक्नी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो इन सारी चीज़ों के साथ अक्सर बच्चियां परेशान होकर उनके पेरेंट्स हमारे पास आते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैरिड कपल में भी होती है, और वो है सब फर्टिलिटी जो हम अभी बात कर रहे थे, क्योंकि इन लोगों में एग बनने का प्रॉब्लम होता है। तो आई थिंक इसका जो ट्रीटमेंट है, जो इलाज है, और वो पहली चीज़ है वो है वेट रिडक्शन। सो मुझे कई दफ़ा बच्चियाँ आके कहती हैं कि जी हम क्या करें, हमारा तो पॉलिसिस्टिक की वजह से वेट है, तो अब तो ये कम हो नहीं सकता। लेकिन एक्चुअली यू नो वेट का लिंक सिर्फ आपकी डाइट और एक्सरसाइज के साथ है, और अगर आप इंटेलिजेंटली खाएंगे और एक सर्टेन फूड रिजीम यूज़ करेंगे तो आपका वेट ज़रूर कम होगा। आई हैव सीन पीपल के उनका, और फिर बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस भी हैं जिनके साथ हम हार्मोनल लेवल्स को नॉर्मल पे ला सकते हैं। तो जब हम हार्मोनल लेवल्स के टेस्ट की बात करते हैं, पूरा पीसीओडी प्रोफाइल है जैसे एफएसएच, एलएच, एस्ट्राडायोल एंड ऑल ऑफ दैट, राइट, प्रोजेस्टेरोन, इसका थोड़ा सा बताएं। पीपल आर नॉट वेरी श्योर कि हम किस टाइम पे टेस्ट कराएं, किस टाइम पे ना कराएं, स्पेशली द अल्ट्रासाउंड एज वेल। थोड़ा सा उनको बता दें सो दैट द पब्लिक नोज एट व्हाट टाइम डू दे नीड टू गेट टेस्टेड। सो अल्ट्रासाउंड तो किसी भी टाइम पे हो सकता है, उसमें कोई पीरियड्स के होना ना होना और उसका कोई ताल्लुक नहीं है। उससे हमें पता चल जाता है कि ओवरीज का साइज़ क्या है, उसमें सिस्ट्स हैं कि नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक है एफएसएच एलएच का, तो सेकंड डे ऑफ पीरियड्स इज़ द बेस्ट टाइम जब हम एफएसएच एलएच लेवल्स कराते हैं, और उनके दरमियान जो रेशो है वो हमें बताती है कि ये पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है कि नहीं। और इसमें जो मेटफॉर्मिन या ग्लूकोफेज का जो रोल है, बिकॉज आप पता है आप प्रिस्क्राइब करते हैं और वो आगे से कहती है नो आई एम नॉट डायबिटिक, मुझे डायबिटीज़ नहीं है, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा गूगल कर लेते हैं। तो कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन इट टू देम हाउ beneficial it is? So I think मैं इस तरह से तो रिकमेंड नहीं करूँगी हर एक को कि जिसको भी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है तो वो मेटफॉर्मिन ही शुरू ना कर दे। सो उसमें ऑफ कोर्स क्लिनिशियन का असेस करना कि क्या इस पेशेंट को मेटफॉर्मिन की ज़रूरत है या नहीं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर हम ये दवाई शुरू करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि मेटफॉर्मिन हमेशा से डायबिटीज़ के लिए यूज़ हो रही थी, लेकिन जब देखा गया कि इसका ये एक एडिशनल बेनिफिट है कि जब मेटफॉर्मिन यूज़ होती है तो उससे जो एंड्रोजन्स, जो हमारे जो हार्मोन्स ज़्यादा हो रहे होते हैं, जिनकी वजह से पॉलिसिस्टिक ओवरीज में प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा होता है, तो वो सारे हार्मोनल इम्बैलेंस को एक तरीके से ठीक करता है। बेसिकली मैंने ये मेंशन इसलिए किया क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं। हाँ नहीं, और बहुत ज़्यादा वेब के ऊपर चीज़ें जो है ना वो पढ़ लेते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप से, एंड दे सेल्फ मेडिकेट। सो दे शुड एक्चुअली नो दैट दे नीड टू कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट, गो थ्रू एवरीथिंग, और फिर उसके बाद ही करें। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा बच्चियाँ फेस करती हैं, बहुत ज़्यादा फेंट
हो रही होती हैं डिस्मेनोरिया, पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा तकलीफ का होना, दर्द होना, या फिर मेनोरेजिया, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होना, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। सो आई थिंक ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, हाँ। डिस्मेनोरिया और मेनोरेजिया। यानी कि डिस्मेनोरिया का मतलब कि Pain. पेनफुल पीरियड्स हैं। तो पेनफुल पीरियड्स एक तो देखें हर एक को पीरियड्स में कुछ किसी हद तक पेन ज़रूर होता है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत एक्सट्रीम होता है और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। उसके लिए देखें एक तो हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा ये भी इशू है कि पेन हो रहा है तो वो उनको कहते हैं टॉलरेट करो क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल पेन है, इसमें अगर कोई दवाई लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको टॉलरेट करने की ज़रूरत नहीं है। और यंग गर्ल्स में इनिशियली 1-2 डेज़ में, फर्स्ट 2 डेज़ में पेन होती है, उसके लिए आप कोई भी पेन किलर्स ले सकते हैं, बिल्कुल सेफली 2 दिन के लिए ले सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं है ड्यूरिंग द टाइम जब आपको। और जहाँ तक पीरियड ज़्यादा होने का ताल्लुक है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको असेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर साइकिल आपका बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल पीरियड्स आ रहे हैं, दैट मीन्स आपका पूरा सिस्टम बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन जहाँ कहीं भी आपके हैवी पीरियड्स आ रहे हैं तो उसको ये असेस करना कि अंदर कोई ट्यूमर तो नहीं बन रहा है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से ब्लीडिंग, वो एक तरह से आपको एक वार्निंग साइन है। तो अगर आपको बहुत हैवी पीरियड्स आ रहे हैं, एक तो उसका इफेक्ट हेल्थ पे ये है कि ज़ाहिर है आप अनीमिक हो जाएंगे, फटीग होगी, लेथार्जी, वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन उसका दूसरा इफेक्ट ये भी है कि फिर उसके साथ जो रिलेटेड डिज़ीज़ है वो कहीं बढ़ ना रही है। और ख़ास तौर पे उन ख़वातीन में जो 40 साल से ज़्यादा उम्र की हैं, तो उनमें आपको पता है कैंसर का अंदेशा भी रहता है, तो हमें उन चीज़ों को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर के पास। तो जब आप कहते हैं कि आपने ब्लड लॉस को बंद करना है, सो व्हाट वुड यू एक्चुअली प्रिस्क्राइब टू देम, लाइक मेफेनेमिक एसिड या पॉन्स्टोन जो लेते हैं आमतौर पे, डू यू सजेस्ट दैट दे शुड टेक इट इफ दे आर गेटिंग हैवी ब्लीडिंग फॉर द व्हाइल बिफोर दे गो एंड इन्वेस्टिगेट इट, और दे शुडंट? हाँ, देखिए मेफेनेमिक एसिड लेने में और जैसे पॉन्स्टन का आपने जिक्र किया, तो वो तो थोड़ा बहुत 30 से 40% रिडक्शन इन ब्लीडिंग कर सकते हैं। ट्रेनेक्सामिक एसिड इज़ अनदर सॉल्ट जो कि ब्लीडिंग को कम करेगा। उन लोगों के लिए फॉर एग्जांपल जिनको ऑलरेडी असेसमेंट हो चुकी हुई है और हम समझते हैं कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, सिर्फ उनको थोड़े से हैवी पीरियड्स हैं, तो उनको हम हर पीरियड्स में ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि फिर वो ये मेडिकेशन एज अ फर्स्ट लाइन थेरेपी ले लें। लेकिन बट दे नीड टू गो फॉर इन्वेस्टिगेशन, दैट इज एब्सोल्युटली, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि देखिए यंग गर्ल्स में अगर फॉरेन मेनोरेजिया शुरू हो रहा है तो हो सकता है उनके प्लेटलेट्स कम हो और उनको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया चल रहा हो और उसकी वजह से वो फर्स्ट टाइम इस तरह से अपीयर मैंने हो रहा। मेंशन इसलिए किया क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है जब इसी तरह से सेल्फ मेडिकेट करते हैं तो वो डिस्प्रिन या एस्प्रिन ले लेते हैं, व्हिच दे शुडंट बी डूइंग, दे शुड बी टेकिंग दिस इंस्टेड। इसी तरह एंटीस्पेज़मोडिक तो वो ले सकते हैं, बट दे शुड नॉट बी गोइंग फॉर दिस एज वेल। अच्छा, हम एक और बात करते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम ब्रेस्ट कैंसर की तो बहुत बात करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एंडोमेट्रियल कैंसर भी बहुत ज़्यादा रैम्पेंट और कॉमन है। तो थोड़ा सा बात करेंगे ये यूट्राइन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर के कौन सी सिम्टम्स होते हैं, एंड क्योंकि पैप स्मीयर का रिवाज ही नहीं है, सो व्हाट काइंड ऑफ स्क्रीनिंग इज रिक्वायर्ड एंड हाउ डू दे गो अबाउट इट? सो देखिए यूट्रस के 2 कैंसर्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप पैप स्मीयर का जिक्र कर रहे थे, सर्वाइकल कैंसर, वो सर्विक्स का कैंसर काफ़ी कॉमन है। पाकिस्तान में उतना नहीं है जिस तरह दुनिया में है, लेकिन स्टिल इट इज़ कॉमन हेयर। पैप स्मीयर एक टेस्ट है जो कि हर औरत को जो कि शादीशुदा हैं उनको एटलीस्ट एवरी 3 इयर्स जाके करवाना चाहिए। इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट, कोई पेनफुल नहीं है। उसमें सिंपली आप सर्विक्स से एक स्वैब लेते हैं और उसको टेस्ट के लिए भेज देते हैं। और उसमें अगर पता चल जाए टाइम से पहले तो बहुत बचत हो जाती है। कैंसर डेवलप होने से पहले हमें, ये एक वाहिद कैंसर है जो कि बहुत इजीली डिटेक्ट हो सकता है कैंसर बनने से पहले। जो यूट्रस का कैंसर है वो काफ़ी कॉमन है और उसमें जो सिम्टम्स, एक तो हमने डिस्कस किया कि जैसे एबनॉर्मल ब्लीडिंग है। अब वो ब्लीडिंग मेनोरेजिया हैवी पीरियड्स की फॉर्म में भी हो सकती है और इस फॉर्म में भी हो सकती है कि पीरियड्स के दरमियान स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है या डिस्चार्ज हो रहा है। तो और इसके अलावा लोअर एब्डोमिनल पेन या बाज़ दफ़ा स्वेलिंग भी फील हो सकती है लोअर एब्डोमेन में। तो अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम है तो इट इज़ गुड टू हैव एन अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड के ऊपर हम देखते हैं कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस, अंदर की जो वॉल है उसकी थिकनेस कितनी है। इसकी सर्जरी ही ऑप्शन होती है या बिफोर दैट यू कैन टेक समथिंग फॉर इट? देखिए अगर तो कैंसर डेवलप हो गया है, यू शुड गो फॉर सबसे पहले तो हम असेस करेंगे कि है कि नहीं है। उसके लिए एक बायोप्सी होती है, ठीक है। सो उस बायोप्सी से ही पता चलेगा कि कैंसर डेवलप हो गया है कि नहीं। जब कैंसर हो जाए तो जाहिर है फिर मैंने ये बात इसलिए की है क्योंकि हमारे यहाँ लोग बहुत ज़्यादा सर्जरी से घबराते हैं। अब कैंसर हो गया और हिस्टेक्टमी अगर एडवाइस हो गई है कि भाई आप अपना यूट्रस निकलवा लें, तो वो घबरा के पहले इधर जाएंगे उधर
जाएंगे, डिफरेंट किस्म की चीज़ें करके डिले कर देंगे। तो थोड़ा सा स्ट्रेस कीजिए कि नहीं, मेडिकेशन से, चाहे वो हकीम हो, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे कोई भी हो, और एलोपैथिक मेडिसिन से भी इट विल नॉट एक्चुअली वर्क टिल यू टेक इट आउट। क्योंकि देखिए, अगर तो अर्ली डिटेक्ट हो गया है ना कैंसर, और अगर सर्जरी हो गई है, तो आप यू आर फ्री ऑफ कैंसर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेकिन अगर आप डिटेक्शन के बाद भी सर्जरी को डिले करते हैं, तो वो तो आप, इसका मतलब है वॉल्केनो पे बैठे हुए हैं, और फिर वो जब ब्लड में फैल जाएगा, जब लंग्स में चला जाएगा, जब और जगहों पे चला जाएगा, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा पेट में जब फैल जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि एज सुन एज पॉसिबल उसकी सर्जरी करवा ली जाए। आप फाइब्रॉइड्स के बारे में थोड़ा सा बताइए कि फाइब्रॉइड्स भी बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, इसको रसोली भी कहते हैं, और बहुत कंफ्यूजन भी होता है इसको लेकर, और फिर तरह तरह की चीज़ें भी उसके लिए खा रहे होते हैं। सो कैन यू नो शेड सम लाइट ऑन दैट? सो आई थिंक हम बहुत सारे ऐसे मरीज देखते हैं जिनके फाइब्रॉइड्स का साइज में भी इतना होता है, और पेट के अंदर वो इतना सा वेट लेके पाला होता है। आई थिंक वेस्टर्न कंट्रीज़ में इतने बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स शायद उनको नहीं मिलते होंगे, लोग जल्दी आ जाते होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक तो देयर इज़ अ कल्चर ऑफ साइलेंस आल्सो, वुमेन के इश्यूज के। साइलेंस से अंदाजा लगाएं, यूजुअली हमारा फोन बजता रहता है, बट बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ शेम एसोसिएटेड विद एनीथिंग टू डू विद वुमेन कि द फोन इजंट इवन रिंगिंग। सो वुमेन इश्यूज की जब बात आती है ख़वातीन की, तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो ज़ाहिर नहीं की जाती हैं। अगर उसको पेट में स्वेलिंग फील भी हो रही है, तो थोड़ा सा डिले होता है। खुद मोबिलिटी का इशू भी है वुमेन का, जो दूर दराज जगहों पे रह रही हैं, उनको दिखाने में। तो इन सारे कल्चरल इश्यूज़ की वजह से भी बाज़ दफ़ा डिले होता है। बहरहाल फाइब्रॉइड्स जो हैं ये बिनाइन ट्यूमर्स हैं, यानी कैंसर्स नहीं हैं। इनके साथ जो प्रॉब्लम हो सकती है वो यही है कि हैवी पीरियड्स हो सकते हैं, फिर जब इनमें डीजेनरेशन हो जाए तो इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेन हो सकती है, इनके प्रेशर इफेक्ट्स होते हैं, से फिर आपको यूरिन बार बार आएगा, हाँ, उसके अलावा पेन रहेगा सारा वक्त, एब्डोमेन में मैस आपको फील हो सकता है अगर बड़ा है साइज फाइब्रॉइड का। तो उसमें ख़ास तौर पे जो कपल्स जिनको सब फर्टिलिटी का इशू है, तो ज़ाहिर है फाइब्रॉइड इज़ वन ऑफ द रीजंस दैट कैन लीड टू सब जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही। फिर इस पे थोड़ा सा आप पीआईडी के बारे में, जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी ख़वातीन को बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज भी होता है, बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा होता है, इवन यू नो अपनी उसमें कॉपुलेशन के दौरान भी उनको तकलीफ़ होती है, तो उनको नहीं पता होता कि ये दर्द किस वजह से है, कमर में जा रहा है, वो सोचते हैं शायद कमर का दर्द है, पेट का दर्द है। तो हाउ डू दे यू नो आइडेंटिफाई दिस एंड हाउ डू दे? आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि मैं एक मिथ जो है वो ये है कि जिसको भी वजाइनल डिस्चार्ज है उसकी हड्डियां घुल रही हैं और उसका कोई हड्डियों के साथ लिंक है। हाँ, लिकोरिया है। सो नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज जिसमें स्मेल नहीं है, जिसमें कोई इचिंग नहीं है, तो उससे बिल्कुल हड्डियों का कोई ताल्लुक नहीं है। एक तो ये बात है, लेकिन आपको जब भी कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज है तो उसको ज़रूर दिखाना चाहिए। और दूसरी बात, जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, हम जब एबनॉर्मल डिस्चार्ज की बात करते हैं तो थोड़ा उनको स्पेसिफाई कर देते हैं कि ग्रीनिश कलर का हो, उसमें से स्मेल आ रही हो मछली जैसी, या बुरी स्मेल आ रही हो, या ब्लड हो, या ब्राउनिश हो, तब दे शुड बी, या इचिंग हो उसके साथ खारिश, कोई कलर चेंज हो, ज़रूरी नहीं है वो हमेशा ब्राउनी कलर हो, वाइट भी हो सकता है। सो डिफरेंट तरह की उसकी प्रेजेंटेशन हो सकती है, बट उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है अगर, या इचिंग है या स्मेल है, तो फिर आप ज़रूर दिखाइए। तो आप जो बात कर रही थी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की, जिसमें इन्फ्लेमेशन होती है यूट्रस की या ट्यूब्स की या ओवरीज की, तो अक्सर जो मेन सिम्टम होता है वो यही होता है कि लोअर एब्डोमिनल पेन होती है, और वो हर वक्त रहती है, डल सी पेन। और बाज़ दफ़ा जैसे आपने बताया कि मैरिटल रिलेशनशिप्स में उनको पेन भी हो सकती है, और ख़ास तौर पे पीरियड्स में भी उनको, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो उसका सिंपल इलाज तो एंटीबायोटिक्स हैं। सो वो एंटीबायोटिक्स से कवर हो जाता है, और आपका 7 दिन का या 10 दिन के कोर्स के बाद बिल्कुल वो दर्द चली जाती है, अगर वो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की वजह से है। लेकिन समटाइम्स अगर किसी ने कोई इंस्ट्रूमेंटेशन करवाई है, या कोई एबॉर्शंस इंड्यूस कराए हैं, या इस तरह की, तो फिर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ के भी नज़र आती है, जिसमें बहुत ज़्यादा पस एब्डोमेन में। पॉइंट इसलिए कहा है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जैसे घरों में दाइयों वगैरह से डिलीवरी भी कराते हैं, उसके बाद डीएनसी जो होती है, डायलिटेशन क्यूरेटाज, जो सफाई होती है, वो करवाते हैं, एंड कुछ केसेस में एबॉर्शन भी जो है सेल्फ इंड्यूस कर लेते हैं। वो कितना ख़तरनाक है, उससे कितना ज़्यादा इन्फेक्शन फैल सकता है, किस तरह से अमवात हो सकती हैं, उसके बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड हाउ डेंजरस इट कैन गेट। बहुत ज़्यादा ये सीरियस बात है, क्योंकि हमारे पास बहुत सी ख़वातीन इस तरह से आती हैं कि बिल्कुल उनकी ज़िंदगी बचाना मुश्किल होता है, क्योंकि इन्फेक्शन सारे ब्लड में, पेट में फैल चुकी होती है,
और वो क्योंकि जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो ज़रूरी नहीं कि स्टेरलाइज्ड साफ हो, हो और उसमें। बाज़ दफ़ा लोग स्टिक्स यूज़ करते हाँ, हैं, देयर आर डिफरेंट थिंग्स विच आर टोटली जो कि बिल्कुल नहीं ना करनी सिर्फ चाहिए। आंतों को भी इंजरी कर सकते हैं, हाँ। सिर्फ यूट्रस को ही नहीं, तो उसकी उस इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसको तो बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए। इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि हम सब अक्लमंद लोग हैं, हमें मालूम है कि कॉन्ट्रासेप्शन के क्या तरीके हैं, तो बेहतर ये है कि कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ किया जाए, बजाय इसके कि हम उस पे नो कह देते हैं और फिर अबॉर्शन जो कि हमारे लीगली भी और रिलीजियसली भी गलत बात है, बिल्कुल उस उसकी पे तरफ जाते हैं। जब हम कॉन्ट्रासेप्शन की बात करते हैं, आज हम वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के हवाले से भी बात कर रहे हैं, इंक्लूजन के हवाले से भी बात कर रहे हैं, तो हमें ऑप्शंस देने चाहिए और बताने चाहिए। उसमें आप थोड़ा सा ये बताएंगी कि जितने भी हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, फॉर एग्जांपल फॉर द जो इनके वुमेन की जो ऑप्शंस हैं, चाहे उसमें कॉपर टी आ जाता है, चाहे दूसरे हार्मोनल हैं, हाउ सेफ आर दे बिकॉज एंड हाउ शुड वन बी यूजिंग देम? एक्चुअली हर जो भी तरीका उसका एक सेफ्टी प्रोफाइल है, उसमें कितना सेफ़ है उसके बारे में पूरी डॉक्यूमेंटेशन है, और आप इजीली जितने भी मॉडर्न मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हैं जो कि ज़्यादा सेफ़, इसलिए सेफ्टी में हम ये बात करें कि कॉन्ट्रासेप्शन के यूज़ के बाद प्रेगनेंसी ना हो, दैट्स द सेफ्टी, राइट। और ऑल्सो दूसरा सेफ्टी का एस्पेक्ट वो भी है कि उसका कोई नुकसान नहीं हो। जैसे हार्मोनल में कभी कभी कंसर्न होता है लोगों को कि मे बी दे माइट मेस विद आवर हार्मोन्स, या उसकी वजह से हमें किसी किस्म का कुछ और पिल्स के बारे में बहुत सारी इस तरह की Misconceptions भी मिसकंसेप्शंस होती हैं कि उसकी वजह से शायद हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे, हालांकि ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। लोगों का एक कंसर्न होता है कि हमारा वेट गेन तो नहीं हो रहा चूँकि ये हार्मोन्स हैं, तो जो लो डोज पिल्स इस्तेमाल हो रही हैं उनमें बिल्कुल भी वेट गेन नहीं होता है, और पीरियड्स भी बिल्कुल रेगुलर रहते हैं। इसके अलावा इंजेक्टेबल फॉर्म्स में भी कॉन्ट्रासेप्शंस होते हैं, वो आप 2 महीने या 3 महीने वाला इंजेक्शन लगवा सकते हैं। इसमें सिर्फ रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में ये मिथ है कि वो हम रखेंगे तो वो दिल पे चढ़ जाएगी या पेट में चली जाएगी। अगर आप किसी भी प्रोफेशनल जगह से रखवाएंगे लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि प्रोफेशनल जगह से सही चीज़ रखवाई जाए। तो ऐसा नहीं होता, और ना ही उसके साथ कोई और प्रॉब्लम्स। मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि जैसे आपने रिंग पहनी हुई है या इयररिंग्स पहने हुए हैं, तो इसी तरह से आपने कॉपर आईयूडी यूट्रस के अंदर रखी हुई है। हम ये बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ रिपीटेड प्रेगनेंसी की वजह से ना माँ में नशोनुमा रहता है और ना ही बच्चे के अंदर रहता है, और इसके अंदर ये जो आइडियल गैप देना क्यों इतना ज़रूरी है, प्रेगनेंसी में माँ की चेंजेस क्या क्या आती हैं और उसको कितना गैप चाहिए रिकवर होने के लिए, और प्रेगनेंसी के दौरान भी उसको कौन सी केयर चाहिए, इसके ऊपर ज़रूर जो है स्ट्रेस कीजिए। क्योंकि पीपल वो लोग क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रासेप्शन के तो खिलाफ हो जाते हैं, वो ये नहीं देखते कि वो माँ भी नहीं रहेगी, बच्चा भी नॉर्मल नहीं पैदा होता, और फिर दूसरा बच्चा जो पैदा होगा उसके लिए तो बिल्कुल भी ना पहले बच्चे की केयर हो रही होगी ना दूसरे की। सो एक्चुअली आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है। सो जो मेरे ख्याल में 2 एस्पेक्ट्स है ना, एक है मदर, उसकी अपनी हेल्थ, पहले ही जैसे आपने कहा कि एनीमिक होती हैं वुमेन, हमारे अंडर नरिश्ड हैं, और जब एक प्रेगनेंसी होती है तो अभी उसमें उसको ब्रेस्ट फीड भी तो कराना है ना बच्चे को, उसमें भी बहुत ज़्यादा एनर्जी जाती है, और वो अगर ब्रेस्ट फीड करवा रही है और फिर फ़ौरन प्रेगनेंसी हो गई, एक तो उसको ब्रेस्ट फीड छुड़वाना है फिर बेबी को, और फिर दूसरे बेबी आ जाएगा तो वो बीमार भी होगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर वॉमिटिंग है कुछ है, वो अपने पहले बच्चे का तो बिल्कुल ख्याल नहीं रख सकती। तो 2 साल का वक्फा मेरे ख्याल है अल्लाह ताला ने खुद कहा हुआ है 2 साल दूध पिलाओ, और वो 2 साल का वक्फा तो खुदा ही नहीं देकर दिया हुआ है। इसलिए कि उस बच्चे की नशोनुमा भी आप सही करें, क्योंकि जो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है बच्चे की, वो भी माँ की तवज्जो की पे डिपेंडेंट है, और अगर माँ तवज्जो नहीं दे सकेगी जब वो खुद भी प्रेग्नेंट होगी या सेकंड बेबी फ़ौरन आ जाएगा, तो फिर ज़्यादती है उस बच्चे के साथ भी। दूसरा, माँ की हेल्थ इजाज़त नहीं देती। मैंने ये देखा है कि इवन अगर सिजेरियंस हुए हैं तो उसके फ़ौरन बाद प्रेगनेंसी हो जाएगी। सो उसमें पहले ही अभी जिस्मानी तौर पे फिज़िकली फ़िट ही नहीं है औरत कि वो दूसरी प्रेगनेंसी कर सके, फिर उनको ज़ाहिर है वीकनेस होगी, सारे जिस्म में दर्द भी होगी, जो सर्जिकल साइट है उस पर भी पेन रहेगी, तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी वो मिजरेबल रहेंगे, और नेक्स्ट बेबी जो डेवलप हो रहा होगा उसके लिए भी प्रॉब्लम, पहला बेबी को भी आप इग्नोर कर रहे होंगे। मैं बताती चलूँ, ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सिर्फ पीटीवी पे ही नहीं बल्कि आप पीटीवी का जो यूट्यूब चैनल है पीटीवी फ्लेक्स, उस पर भी देख सकेंगे। तो आप सेहत सबके लिए टाइप करेंगे और फिर आप ये पूरा का पूरा प्रोग्राम एज सच भी इट विल बी एक्सेसिबल टू यू। अब हम जब बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी की और चाइल्ड बर्थ की, तो हम थोड़ा सा बात करते हैं सी सेक्शन और वेजाइनल डिलीवरी की, क्योंकि यहाँ पे एक और बहुत बड़ा मिथ है कि वो ये कहते हैं कि पैसों के लिए डॉक्टर
डॉक्टर ने जो है सी सेक्शन कर दिया, तो आप थोड़ा सा ये बताते चलें उनको कि ज़रूरी नहीं है कि वो पैसों के लिए किया हो, और बल्कि नहीं होता मोस्ट केसेस में। कभी कभी बच्चा उल्टा होता है, कॉर्ड उसके अराउंड होती है, ऐसी कोई कंडीशन होती है कि वो डिले करेंगे तो बच्चे बेचारे को सीपी हो सकता है या कोई भी और चीज़ हो सकती है। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़रूर कीजिए, क्योंकि डिसेबिलिटी का जो मेजॉरिटी बच्चे हमारे पास है वो सीपी चिल्ड्रन है, सेरेब्रल पैल्सी हो चुकी है, और उनकी भी मेजर कॉज ये है कि उनकी जो डिलीवरी थी वो इतनी जो है वो डिफ़िकल्ट थी कि उसकी वजह से बच्चे के दिमाग को खून नहीं मिला, एंड एज अ रिजल्ट पूरी ज़िंदगी के लिए उसको जो है डिसेबल होना पड़ गया। तो इस पर थोड़ा सा स्ट्रेस करें कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर देम टू रीच द हॉस्पिटल ऑन टाइम, एंड डॉक्टर के पास जाना, ना सिर्फ ये कि सिर्फ दाइयों पे डिपेंड करें, और तीसरा ये कि कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कैसे करें। सो इम्पॉर्टेंट बात सबसे ये है कि ऑफ कोर्स नॉर्मल डिलीवरी सबसे बेहतर है, और डॉक्टर को हमेशा ट्राई करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो। और इसके ऊपर अभी बल्कि ये रिसेंटली होना शुरू हो गया कि बहुत सारी गर्ल्स अब आती हैं, वो कहती हैं कि जी हमें सिजेरियन चाहिए, हमने नॉर्मल लेबर से गुजरना ही नहीं है। नॉर्मल लेबर में आप एपिड्यूरल के साथ पेन रिलीफ भी ले सकते हैं, और नॉर्मल डिलीवरी ऑफ कोर्स इज़ मच बेटर। हैविंग सेड दैट देयर आर मैनी कंडीशंस, बहुत सारी ऐसी सूरत हालात होती हैं कि जिसमें नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती। जैसे आपने जिक्र किया कि अगर बच्चा उल्टा है तो नॉर्मल डिलीवरी की अगर कोशिश करेंगे तो बच्चे को नुकसान होने का बहुत बड़ा ख़तरा होता है। इसलिए ऐसे केसेस में अगरचे पहले उसकी पोजीशन करेक्ट करने की कोशिश की जाती है। अगर आप दिखा रही हैं डॉक्टर को एंटीनेटल पीरियड में, तो वो उसको पहले करेक्ट करने की कोशिश करेंगी ज़रूर, और अगर वो सीधा हो जाएगा तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकेगी, वरना फिर सिजेरियन ही ऑप्शन बचती है। इसी तरह जिनके पहले 2 सिजेरियन हो गए हुए हैं, 3, बाज़ दफ़ा वो लोग आते हैं और कहते हैं अब हमारी नॉर्मल हो सकती है, तो ऑफ कोर्स वो उसमें उनके फटने का, बच्चेदानी के फटने का ऑलरेडी वो ख़तरा होता है। तो उसमें और फिर ये कि ऑफ कोर्स ड्यूरिंग लेबर हमें एक्चुअली पता चलता है, जब खातून लेबर में है तो बाज़ दफ़ा कॉर्ड होती है बच्चे के गर्दन के गिर्द, जो कि जिसकी वजह से बच्चा एकदम डिस्ट्रेस में चला जाता है, उसके हार्ट बीट बहुत कम या ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें इमरजेंसी में सिजेरियन करना पड़ता है। तो और एक ये भी वजह हो सकती है कि जब लेबर में खातून जाए और बेबी नीचे नहीं आए, डिस्प्रोपोर्शन हो, उसकी वजह से भी हमें बाज़ दफ़ा सिजेरियंस करने पड़ते हैं। तो सिजेरियन करना में हम आई थिंक मैं तो बहुत ज़्यादा इस बात पे स्ट्रेस करती हूँ अपने सारे पेशेंट्स के साथ कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपने आप को मेंटली रेडी रखें और नॉर्मल डिलीवरी पे ही हो, लेकिन पॉसिबिलिटी ऑफ सिजेरियन सेक्शन रूल आउट नहीं हो सकती। इसमें थोड़ा सा प्रीनेटल स्क्रीनिंग की बारे में ज़रूर बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी रिवाज नहीं है। वो कहते हैं बच्चे तो सबके होते हैं, तुम कौन सी निराली हो, इस तरह के ताने दिए जाते हैं, और फिर उनको डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता फॉर ऑल दोज 9 मंथ्स। तो थोड़ा सा उनको बताइए कि किस तरह से, किस स्टेज पे डॉक्टर के पास जाना, कौन से टेस्ट कराना, अल्ट्रासाउंड कितना ज़रूरी है, और डॉक्टर को पता होना कितना ज़रूरी है कि उसकी प्रेगनेंसी सही प्रोग्रेस भी कर रही है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे के अंदर ही बच्चा जो है ग्रो नहीं कर रहा होता, कोई नॉर्मेलिटी होती है और उनको नहीं पता होता। सो आई थिंक शुरू से जैसे मैंने कहा प्री प्रेगनेंसी ही कपल्स को आ जाना चाहिए, और ख़ास तौर पे उन लोगों को जिन लोगों में जैसे डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, या कोई और ब्लड का प्रॉब्लम्स, कोई और प्रॉब्लम्स है, वो उनको तो ज़रूर आना चाहिए पहले से। और जब जो ही प्रेगनेंसी होती है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट एक ये देखने के लिए भी कि क्या प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर ही है कि नहीं है। बाज़ दफ़ा ट्यूब में होती है, तो और अगर एक्टोपिक आपको टाइम पे पता चल जाती है तो उसकी मेडिकल मैनेजमेंट बाय इंजेक्शंस हो सकती है और ट्यूब बच सकती है। लेकिन अगर लेट आएंगे तो वो फट जाएगी ट्यूब, फिर उस ट्यूब को सेव करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कंफर्म करना पहले कि प्रेगनेंसी इंट्रा यूट्राइन है कि नहीं शुरू में। उसके बाद रेगुलर चेकअप्स का मकसद ये होता है कि हम हर चेकअप पे वेट है, ब्लड प्रेशर है, यूरिन एग्जामिनेशन है, ब्लड टेस्ट हैं, जिससे हमें पता चलता रहता है कि अगर किसी भी चीज़ की कमी है तो उसके साथ साथ उसका ट्रीटमेंट चलता रहे। और ख़ास तौर पे जो लोग किसी भी डिज़ीज़ के साथ आते हैं, डायबिटीज़ इज़ वन एग्जांपल, तो उनको डायबिटीज़ का कंट्रोल बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं होगा तो बच्चे खुदा न खास्ता एबनॉर्मल भी हो सकते हैं, उनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ऑपरेटिव डिलीवरी ज़्यादा होंगी। तो इस सारी चीज़ से बचने के लिए अगर आप पहले से दिखा रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर के साथ लोग बिल्कुल एंड पे आते हैं, प्रेशर का थोड़ा सा इसके ऊपर ज़रूर स्ट्रेस कीजिएगा, क्योंकि उनको नहीं अंदाज़ा होता कि कितनी डेंजरस हो सकता है ये प्री एक्लम्सिया जिसे कहते हैं। तो थोड़ा सा इसके ऊपर बात कीजिए। सो आई थिंक बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा कि प्रेगनेंसी में खातून को दौरे पड़े और फिर उसकी खुदा न खास्ता वफात हो गई। तो ये
बहुत ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर को शुरू से पिक किया जाए, एक तो कि वो है ब्लड प्रेशर ज़्यादा कि नहीं, और फिर उसको ज़ाहिर है कंट्रोल करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव्स का इस्तेमाल किया जाए जो कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। लेकिन ब्लड प्रेशर का एक और इफेक्ट बेबी पे भी होता है बहुत ज़्यादा कि बच्चे की तरफ पास दफ़ा ब्लड नहीं जाता तो उससे बच्चे की ग्रोथ नहीं होती, और अगर बच्चे की ग्रोथ यूट्रस के अंदर नहीं हो रही, उसको सही टाइम पे डिटेक्ट करना कि अब ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है और अब बच्चे का बाहर ज़्यादा सेफ इन्वायरमेंट है कंपेयर टू इनसाइड द यूट्रस, उस बात का डिसीजन करना, ये आप अगर डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तो नहीं पता चलेगा। बच्चा छोटा रह रहा है ब्लड प्रेशर की वजह से, और फिर जो इम्पॉर्टेंट बात है कि मदर की लाइफ इज़ एट रिस्क, कि किसी भी वक्त किसी खातून को दौरे पड़ना शुरू हो सकते हैं, और जब अगर दौरे पड़ना शुरू हो जाएं तो फिर मॉर्टेलिटी बहुत हाई है। बिल्कुल। तो दे शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट देयर डाइट इन टर्म्स ऑफ डायबिटीज़ है तो वो फिर अपने कार्ब्स को कंट्रोल करें, रोटी चावल कम करें, चीनी कम करें, और अगर उनको फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन है या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, एक तो रेगुलरली उसे मॉनिटर भी करें, अपने ग्लूकोज को भी, ब्लड प्रेशर को भी, और फिर आप अपने सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन मतलब नमक को भी रिस्ट्रिक्ट करें, और फिर जो दवा डॉक्टर ने दी है वो दवा ऐसे नहीं लेनी कि चंद दिन ली और फिर छोड़ दी कि अब हम ठीक हो गए, आपने कंटिन्यूसली इसको लेना और इसको मॉनिटर करना जो है वो बेहद ज़रूरी है। थोड़ा सा इन्फेक्शंस की भी बात करते हैं, कौन से इन्फेक्शंस हैं जो अगर माँ को हो तो वो बच्चे में जा सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं, या हस्बैंड को हैं, क्योंकि आपको पता है अभी वर्ल्ड एड्स डे भी जैसे गुजरा है एंड वी हैव अ लॉट ऑफ केसेस, अभी रिसेंटली पिम्स में देवर लाइक अ होल बूम ऑफ केसेस, और हेपेटाइटिस सी तो हमारे यहाँ है ही, तो थोड़ा सा इन इन्फेक्शंस के बारे में भी मेंशन कीजिए। बहुत सारी इन्फेक्शंस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं, और उसमें से एक है, हमें जो मैं बात कर रही थी कि प्रेगनेंसी से पहले अगर कपल्स आते हैं तो हम उनका रूबेला स्टेटस करवाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल शुड हैव उनका वैक्सीन बचपन में ही MMR लगा होना चाहिए, बट यहाँ आपको पता है वैक्सीनेशन कई दफ़ा लोग नहीं करवाते हैं, और ख़ास तौर पे रूबेला की वैक्सीनेशन जो है नहीं करवाते। उसकी वजह से अगर बंदा कोई भी खातून एक्सपोज्ड है टू द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ऑफ रूबेला, और अगर प्रेगनेंसी के शुरू के 3 मंथ्स में वो इन्फेक्शन होती है तो 90% तक चांसेस हैं कि उसमें बेबी बिल्कुल एबनॉर्मल होगा। तो आपको इन चीज़ों से बचने के लिए पहले से पता होना चाहिए, वैक्सीनेशन हुई भी होनी चाहिए रूबेला की प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से पहले, और प्रेगनेंसी के अंदर फिर चूँकि अगर ये इन्फेक्शंस होंगी तो वो बेबी तक ज़रूर जाती हैं। किसी भी किस्म की वायरल इन्फेक्शंस बहुत डेंजरस हो सकती हैं। कोविड अभी रिसेंटली गुजरा है, सो कोविड भी बच्चे में ट्रांसफ़र होता है। आपने अभी बात की हेपेटाइटिस सी की, उसमें भी पॉसिबिलिटी होती है, और HIV अगेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन। सो द फैक्ट कि ये डिटेक्ट करना कि माँ में इन्फेक्शन है कि नहीं, उसके लिए जब तक एंटीनेटल विजिट नहीं होगी, ये हमारे टेस्ट ज़रूर हम करवा के देखते हैं कि माँ में ये बीमारी तो नहीं है, अगर है तो फिर बच्चे में कितने चांसेस हैं वो हम डिस्कस करते हैं कपल्स के साथ। और उसमें ये है कि बाज़ इन्फेक्शंस तो ऐसी हैं कि जिसमें हमें, जैसे अगर किसी को रूबेला हो गया है फर्स्ट 3 मंथ्स में, तो फिर उनको ऑप्शन दी जाती है मिसकैरेज करवाने की, क्योंकि वो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हाई है कि उसमें उनके लिए मुश्किल हो सकती है। इस बात को करने का एक और मकसद भी ये था कि जो द मेल मेंबर्स हैं, जो आदमी हैं, वो भी इतने रिस्पॉन्सिबल हों कि जब वो कोई भी इन्फेक्शन अगर उनके अंदर होती है या उनको कहीं से होती है तो वो अपनी बीवी पे ट्रांसमिट करने से पहले एक तो अपना इलाज कराएं, और ये जान लें कि जो भी इन्फेक्शन उनसे उनकी बीवी को लगेगा वो अल्टीमेटली उनके होने वाले बच्चे को ज़रूर इफेक्ट करेगा और ट्रांसमिट होगा। सो दे शुड बी अ लिटिल रिस्पॉन्सिबल इन दिस रिगार्ड एज वेल। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं पोस्टपार्टम केयर की, क्योंकि ये भी एक बहुत होता है कि अगले दिन से ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब वो बच्चे को भी देखे, खुद को भी देखे और सारा कुछ, और वो एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन से भी गुजर रही होती है। मेंटल हेल्थ का तो बोलबाला हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं होता, ना प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में होता है कि भाई जैसे को पीरियड्स होने लगे तो वो डिप्रेस हो सकती है, या उसके मीनोपॉज हो रहा है तब वो डिप्रेस हो सकती है, पोस्टपार्टम में भी हो सकती है। तो थोड़ा सा आप ये बताइए ताकि जो हमारे सराउंडिंग के लोग हैं, हमारा फैमिली है या वर्क एनवायरनमेंट है, वो थोड़े से फ्रेंडलियर या थोड़े से सपोर्टिव हो जाया करें ड्यूरिंग दीज 3 टाइम्स। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। साइको सोशल वेलबींग ख़वातीन की जो है ना, उसको बिल्कुल इग्नोर किया जाता है, और उसके ऊपर आई थिंक पुराने ज़माने में जो वो छिला का कॉन्सेप्ट था कि 40 दिन औरत को बड़ी सपोर्ट मिलती थी फैमिली की तरफ से, वो बहुत ज़रूरी था। और अब मसला ये है कि बहुत सारी न्यूक्लियर फैमिलीज वो सपोर्ट मैके में ही मिल सकती। अब ये है कि विद सम ज़्यादा अर्बनाइजेशन और न्यूक्लियर फैमिलीज़ की वजह से भी वो सपोर्ट बाज़ दफ़ा कपल्स को मुहैया नहीं है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आई थिंक और ड्यूरिंग लेबर हमारा जो
हेल्थ वर्कर का रोल है वो बहुत ज़रूरी है कि वो पूरी तरह से सपोर्ट करें, क्योंकि देखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फियर होता है बर्थ का ख़वातीन को, उसकी वजह से। और हमें पता है कि पाकिस्तान की स्टडीज़ हैं दैट शो कि 1/4 ऑफ वुमेन गेट डिप्रेस्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो उनका इस डिप्रेशन के इलाज का सबसे बेहतर तरीका है सपोर्ट, और उनको बात करनी दीजिए, और उनके साथ कोई ऐसा इंसान हो जिससे वो अपने दिल की बात कर सकें। और उनको अगर ये मिलेगा ना तो तकरीबन आधे लोगों के लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। पोस्टनेटल पीरियड में कुछ प्रेशर्स होते हैं, एंड यहाँ पे आपको पता है कि अगर बेटी पैदा हो जाए, 3 या तीसरी है बेटी है या चौथी है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही स्ट्रेस लेवल ख़वातीन का बहुत ज़्यादा होता है कि पता नहीं अब बेटी होगी या बेटा होगा, और बहुत ज़्यादा इस मामले में कंसर्न होती है। और आमतौर पे खातून को ही इसका कसूरवार ठहराया जाता है और एकदम से शन कर दिया जाता है जब बेटी पैदा होती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। और फिर ऑफ कोर्स देयर इज़ अ परसेंटेज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस जो हम जिस पे बात नहीं करते हैं, जो कि प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है क्योंकि खातून अवेलेबल नहीं होती, उसका फिगर चेंज हो गया हुआ होता है, वो इमोशनल डिफरेंट तरह के टर्मोइल में से गुजर रही होती है। तो इन सारी सिचुएशन में वायलेंस बढ़ जाता है, और ये चीज़ें फिर कंट्रीब्यूट करती हैं टू हर मेंटल स्ट्रेस एंड टू डिप्रेशन। एंड एक डिप्रेस्ड औरत ना ब्रेस्ट फीड से ही करा सकेगी, ना अपने बच्चे का ख्याल रख सकेगी, और वो बच्चा सिर्फ माँ के लिए नहीं पूरी फैमिली के लिए इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली देखिए यही है, फिर से मर्दों पे ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आपके बच्चे की नशोनुमा आपकी बीवी की नशोनुमा से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। और नशोनुमा सिर्फ और सिर्फ उसकी जिस्म की नहीं है, उसके दिमाग की, उसके दिल की, उसकी पूरी ओवरऑल वेलबींग की है। और बहुत ज़रूरी है कि आप उनको सपोर्ट करें थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, जिन चेंजेस से वो गुजर रही है। और बाद में जैसे ही बच्चा पैदा होता है, बच्चे को दूध पिलाना होता है, पूरी रात बच्चा सोने नहीं देता, ये वाला स्ट्रेस भी होता है। तो उसमें भी थोड़ा सा मेंटली भी उनको सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे और वो डिप्रेशन में चली गई तो वो सारा का सारा जो नेगेटिविटी और डिप्रेशन है वो आपके बच्चे और आपकी पूरी फैमिली पे एक्चुअली जो है वो जाके रिफ्लेक्ट होगा, विच इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो इग्नोर हो जाती है। इसी पे हम बात कर रहे हैं, हमने प्रेगनेंसी के दौरान की टेस्ट की बात भी की, चाइल्ड इसके बारे में बात की। तो जो यंग बच्चियाँ हैं आप उनको क्या एडवाइस देती हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ हाइजीन, क्योंकि एक हाइजीन का भी बहुत बड़ा इशू है कि बुरी हाइजीन से उनको कौन कौन से गायनिकोलॉजिकल मसले हो सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत गंदा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो आप वो पूरे 7 दिन नहाएंगे नहीं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैं इसको एक्चुअली एड्रेस करना चाह रही थी। हालांकि जब आपको पीरियड्स आए हैं तो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप डेली शावर लें और अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि ब्लड एक मीडियम है जिससे इन्फेक्शन फैल सकती है, हो सकती है। तो आपने अपने आप को जितना साफ़ सुथरा रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट था कि उससे पेट बढ़ जाता है, या आई डोंट नो कौन सी मिथ्स उसके साथ हैं कि इतने दिन आपने नहाना नहीं है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी गलत है, एंड आई थिंक इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर गर्ल्स टू टेक केयर ऑफ। वी हैव अ कॉलर और उसमें कंटिन्यू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मेरी वाइफ है, उसको तक 1 साल की बच्ची है, 1 साल से ऊपर है, उसके पाँव में और हाथ यानी कि दर्द रहता है रात को, सर्दी की वजह से या क्या। डॉक्टर को भी दिखाया मैंने, वो कह रहे कमजोरी की वजह से। जरा ये डॉक्टर साहब से मालूम कर। नहीं, उन्होंने क्या कहा जिसने आपने जिनको दिखाया? उन्होंने कहा कि कमजोरी की वजह से हाथ सुन्न हो जाता है, लेफ्ट साइड वाला हाथ, और पाँव में दर्द रहता है उसको ज्यादा रात के टाइम खास करके। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक गॉड के एक कंसर्न्ड हस्बैंड ने हमें कॉल किया फाइनली समबडी कॉल। और इसमें आप बता दीजिए कि क्या है, विटामिन डी की कमी भी हमारे यहाँ विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा है, और फिर ऑल्सो पोस्चरल जो हमारी हैबिट्स है ना उसकी वजह से भी बाज़ दफ़ा और हो सकता है कोई इनको स्पाइन का इशू हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से इनको लेग में भी पेन जा रही है, और साथ ही प्रॉब्ली कह रहे हैं कि स्वेलिंग भी है। स्वेलिंग का तो मैंने नहीं सुना, लेकिन पेन सुन्न हो जाता है। उन्होंने नमनेस कहा है, तो नमनेस में भी हमें देखना पड़ेगा कि कंप्रेशन तो नहीं हो रही, उसकी वजह से तो नहीं हो रही। लेकिन कैल्शियम और विटामिन डी तो इन एनी केस अब 1.5 साल का अगर बच्चा है तो जरूर, ऑब्वियसली दूध भी जा रहा होगा तो खिला रही होगी तो जरूर। बेसिकली आप अपना कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, यूरिक एसिड ये सब भी टेस्ट करा लीजिए, और जाके डॉक्टर से स्पाइन का भी है मेरा ख्याल है एक्सरे और एमआरआई करा के देख लेना चाहिए कि कहीं पे कोई कंप्रेशन तो नहीं है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो वो न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे, और मे बी ही शुड गेट टेस्टेड फॉर आर्थराइटिस एज वेल एंड सी इफ मे बी शी हैज सम काइंड ऑफ यूनिलैटरल एक साइड पे नहीं होता, एक साइड पे नहीं, कंप्रेशन की वजह से है। तो आपने जो बात की ना
पोस्चर की हाँ, वो भी वो बहुत बहुत जरूरी है, ज़रूरी क्योंकि है। हमारे यहाँ ऐसे झुके रहते हैं, So, बैठे उसमें रहते एक हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग खवातीन जो है breastfeeding खास तौर पे झुकी ना, वो रहती है। ब्रेस्ट फीडिंग करते हुए डिफरेंट पोस्चर्स यूज करती है, हाँ। उसमें बिल्कुल बैक अपनी झुका लेती है लेटे हुए भी और बहुत लेटे हुए भी, ज़्यादा, और उसकी वजह से ज़ाहिर है फिर बैक में दर्द भी मेरा होती ख्याल है। है फिर एक्सरसाइज Muscles, का रोल तो उधर बहुत exercise का ज़्यादा आ रोल भी जाता है, important मोर है। शी एक्सरसाइजेज एंड मोर शी मूव्स, इट इज़ बेटर फॉर हर एज सच। तो अच्छा, हम बात कर रहे थे हाइजीन की, वापस आते हैं क्योंकि दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और इसमें थोड़ा सा ये भी बताइए कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू चेंज कॉटन pads. अंडरवेयर एंड पैड्स हाँ। रेगुलरली एंड टेक केयर ऑफ योर आइडियली शावर्स देखिए एंड कॉटन एवरीथिंग। अंडरवेयर्स यूज़ जी। करें, क्योंकि वो थोड़ा सारा एयर हो सकते हैं। बाकी जो नायलॉन अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसमें एयर नहीं जाती ना, तो उसकी वजह से मॉइस्चर रहने की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो फ्रीक्वेंट चेंजिंग ऑफ पैड्स इज़ इम्पॉर्टेंट, कि जब भी पैड हो सॉइल हो तो उसको चेंज किया जाए। बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा सॉइल हुआ और रहता है और वो उससे बहुत भी। ज़्यादा ब्लड रहेगा तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है लेटर ऑन। तो साफ़ कपड़े यूज़ करना, डेली अपने अंडरगारमेंट्स को चेंज करना, शावर लेना डेली, दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि ख़ास तौर पे पीरियड्स के दौरान बड़ी इंपॉर्टेंट है। बट अदरवाइज़ ऑल्सो इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लोग शावर लेने से घबराते हैं, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अपनी सफाई का ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाए, और क्योंकि बच्चा भी है तो उसके साथ तो बहुत ज़रूरी है कि कोई भी इन्फेक्शन ना हो। बिल्कुल, तो आपने सही हाइजीन बात। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट आई थिंक गर्ल्स में जो चीज़ मैं और भी स्ट्रेस करना चाहूँगी वो है उनकी डाइट, जिसमें या तो वो एक एक्सट्रीम है कि दे आर ईटिंग ऑल काइंड्स ऑफ जंक फूड Otherwise एंड they're दे आर anorexic. हैविंग, और अदरवाइज दे आर टोटली एनोरेक्सिक, बोथ आर नॉट गुड Not फॉर good for देम। you. ठीक है, Yes. उन दोनों में उनकी ना सिर्फ के फिजिकल हेल्थ बट उनकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो अफेक्ट होती है। ये जब हम तो- डाइटिंग की बात करते हैं, इस पे ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि दूसरा वाला एक्सट्रीम तो हम अक्सर बात करते हैं। बहुत सारी लड़कियां आजकल बहुत एक्सट्रीम डाइट्स कर रही हैं, वो जैसे कीटो डाइट कर रही हैं, पूरे न्यूट्रिएंट्स को इग्नोर करती हैं, अंडा दूध की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं आती, दे जस्ट वांट टू स्टे बिल्कुल ही दुबली पतली रहना चाहती हैं। तो आप बताइए कि कितना नुकसानदेह हो सकता है उनके लिए? देखिए, इसमें ख़ास तौर पे अगर आप बिल्कुल कैल्शियम का इंटेक आपका नहीं है तो अब हमें मालूम है कि 30 साल की उम्र तक एक जिस तरह हम बैंक में पैसे रखवाते हैं, इस तरह से अगर हम अपनी बोन्स में कैल्शियम रिजर्व्स जमा करेंगे तो ही हम बिल्कुल सही बात है। आइंदा एक और उसको कॉलर यूज़ की कर जानिब सकेंगे। बढ़ते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? जी, हम पाकपतन से बात कर रहे हैं, शमसा बात कर रही हूँ। अच्छा, आपका नाम भी शमसा है, बताइए। जी, हमने डॉक्टर साहब से ये मशवरा करना था कि मनसूबा साजी कर तो अच्छा से मशवरा दे दें कि आप फिर से बोलेंगे, वर्ड क्या बोला आपने? वक्फा करना था किस बारे में मशवरा करना था? वक्फा का आपसे वक्फा करते हैं मनसूबा साजी। मनसूबा बंदी, मेरा ख्याल है उसी का। हाँ, आपके बच्चे की उम्र कितनी है? 5 बच्चे हैं, आपके बच्चे की उम्र 6 माह है। और आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 20 है। ओह, ठीक है, अब ठीक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Thank सो you. आप 20 साल की हैं और आपके माशाल्लाह 5 बच्चे पांच हैं बच्चे हैं, और I think छोटा उम्र बच्चा थोड़ा 5 सारा- माह का है, तो हाँ, छोटा 5 माह का बहुत है, तो ज़रूरी है वो। अब तो बहुत ज़रूरी है। देखें, हमेशा जब आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाए तो उसमें तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ Tubal ligation करें। वगैरह लेकिन पे इनकी बताइए। उम्र मैं हैरान हूँ कि 20 साल की उम्र में ऐसी बहुत टीनेज है। प्रेगनेंसीज ऐसी बहुत ख़वातीन हैं अनफॉर्चुनेटली। तो जो अल्टरनेटिव है वो ये है कि हस्बैंड स्टेरिलाइजेशन करा सकते हैं। हमारे नहीं, हमारे माशरे यहाँ कोई में नहीं तो कराएगा। कोई स्टेरिलाइजेशन करवाता नहीं है, बट जी। दैट इज़ वन ऑप्शन दैट कैन बी डन। द अदर इज़ कि फिर ये लॉन्ग टर्म मेथड जो कॉन्ट्रासेप्शन के हैं वो इस्तेमाल कर सकती हैं। उसमें एक तो IUCD है, कॉयल है जो कि रखवा सकती हैं, और वो आप 5 साल से 8 साल वाली कॉइल्स भी मौजूद हैं जो कि रखवा सकती हैं और उसके बाद फिर चेंज कर सकती हैं। दूसरी ऑप्शन फिर ये हो सकती है कि कुछ इम्प्लांट्स होते हैं जैसे जिडेल है, वो इम्प्लांट्स आम में रख देते ठीक हैं है। और उसके बाद वो भी इसी तरह से 5 साल आपको आराम से ये, आपको कोई और मेथड यूज़ करने की ज़रूरत एक्चुअली नहीं बहुत रहती सारी है। ख़वातीन को ना मसला होता है, उनको बहुत रिजेंटमेंट होती है दूसरी जगहों से और वो नहीं करा पाती हैं। आप इनको बताएंगी कि क्या ये बेसिक हेल्थ यूनिट्स या डॉक्टर्स के पास इजीली रेडिली अवेलेबल होता है, शी कैन गो एंड गेट इट डन? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस IUCD जो हैं वो तो बहुत सारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स पे भी और जहाँ भी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं या लेडी हेल्थ विजिटर्स अवेलेबल हैं उनको मालूम होता है। देयर आर फैमिली प्लानिंग क्लिनिक्स ऑल्सो डिफरेंट जगहों पे, तो वहाँ पे ये जाके रखवा सकते हैं सेफली।
और जो ट्यूबल लाइगेशन होती है जिसमें आप ट्यूब्स को टाई करते करा हैं। देते हैं, हाउ सेफ इज़ दैट? ट्यूबल लाइगेशन बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है और उसमें अब तो हम लेप्रोस्कोपिक करते हैं जो कि बिल्कुल आसान है काटने कि की भी ज़रूरत नहीं है फिर। आप बेहोश करके कैमरा डाल के और उससे आप सिंपली क्लिप्स लगा देते हैं या आप टाई कर देते हैं ट्यूब्स को। अदरवाइज़ भी अगर ट्यूबल लाइगेशन करनी हो तो उसमें जो इंसिजन है वो बिल्कुल छोटा सा दिया जाता है, ऑलमोस्ट 1 इंच का, और उससे भी ट्यूबल लाइगेशन हो सकती है। फिर जिन लोगों के सिजेरियंस होते हैं, उन्होंने फ़र्ज़ करें 4 सिजेरियंस हुए, साथ ही वो ट्यूबल लाइगेशन करवा सकते हैं। तो लाइगेशन इज़ जस्ट लाइक आपने ट्यूब को टाई कर दिया और काट दिया, तो उसमें कोई किसी किस्म का नुकसान एक नहीं बहुत इंटरेस्टिंग कॉलर आई हैं, बट शी डज नॉट वांट टू गो ऑन एयर एंड शी इज आस्किंग व्हाट इज द आइडियल एज फॉर मैरिज, कि मतलब कौन सी उम्र में शादी होनी चाहिए। तो आप उनको थोड़ा सा ये बता दीजिए कि फिजिकली और मेंटली कौन सी उम्र आपको लगता है आइडियल है कि उसमें देखें जो हमारे लॉ में भी शादी की एज है वो 18 इयर्स है। सो हमारी बहुत ज़्यादा लोगों की शादियां इससे जल्दी होती हैं, 15 इयर्स में, 14 इयर्स में, और वो टीनेज जो प्रेगनेंसीज हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। तो आई थिंक इट्स बेटर कि आप 20s के बाद प्रेगनेंसी प्लान करें। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच डॉक्टर शम्सा, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपने बहुत सारी बातें सुनी डॉक्टर शम्सा से, उन्होंने कितनी अच्छी बातें की। पहले आप अपने आप को संभाल लीजिए, तभी आप शादी कीजिए, ताकि आप एक और शख्स को और उसकी औलाद को संभालने के काबिल हो। वो आप जिस्मानी तौर पे हो या जहनी तौर पे, आप इतने मैच्योर होना आपका ज़रूरी है। इसलिए आइडियली जैसे उन्होंने कहा कि 20 साल के बाद आप पढ़ लिख लीजिए, थोड़ा सा फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो जाइए, और जब बिल्कुल सुकून से आप एक्सेप्टेंस के काबिल होंगी, वही आइडियल एज फॉर मैरिज है। साथ साथ इन सभी बच्चों के लिए, सभी बच्चियों के लिए यह है कि अपने आप को साफ सुथरा रखिए, हेल्दी रखिए, अच्छा हेल्दी वेल बैलेंस्ड डाइट खाइए, उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, बहुत सारी एक्सरसाइज कीजिए, और अपने दिमागी तौर पे भी अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड और पॉजिटिव रखिए। अपनी सारी जो फैमिली है और आपकी सराउंडिंग के जो मर्द हैं, उनके लिए भी ये पैगाम है कि अपनी बीवियों का भी उतना ही ख्याल रखिए जितना आप अपनी मदर या अपनी बहन या अपनी किसी भी और फीमेल रिश्ते का रखते हैं, क्योंकि आपकी बीवी से किया गया आपका सारा सलूक आपके बच्चे को ज़रूर रिफ्लेक्ट होता है और ट्रिकल डाउन होता है। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। डॉक्टर शम्सा और मुझे डॉक्टर ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।